तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिनिश कर दिया था। अब आइसोमेरिज्म का जो लास्ट डिस्कशन है उसको देखते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसको रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है? बोल रहा है कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना है जहां पे दो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसा फिनोमेना जहां पे दो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम इसलिए एस्टैब्लिश होता है क्योंकि वहां पे दो एटम्स के बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। तो फ्री रोटेशन की वजह से वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो आप नोट कर लो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखो। द फिनोमेना इन which two stereoisomers are present in dynamic equilibrium with each other, because of free rotation between two adjacent atom of the molecule. Because of free rotation between two adjacent atom of the molecule. Because of free rotation between two adjacent atom of the molecule is called conformational or rotational isomerism. Is called conformational or rotational isomerism. Conformational or rotational isomerism. And those isomers are called conformers or rotamers. Those isomers are called conformers और रोटामर्स। उन आइसोमर्स को कन्फर्मर और रोटामर बोला जाता है, और इस फिनोमेना को कन्फर्मेशनल और रोटेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, जो फ्री रोटेशन ऑब्जर्व होता है उस फ्री रोटेशन की वजह से जो चेंजेज वहां पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दिखते हैं उसमें कुछ चीजें फिक्स होती हैं। तो आप उसके बारे में नोट कर लो। नोट में लिखो, इन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म various bond length and bond angle remains unaffected. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल है उसमें चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं बॉन्ड एंगल में चेंज एक केस में ऑब्जर्व होता है, और वो तब ऑब्जर्व होता है जब साइक्लिक कन्फर्मर की हम बात करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो एक्सेप्ट साइक्लिक कन्फर्मर्स। मैंने जब 11th में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने साइक्लिक कन्फर्मर के बारे में आपको नहीं बताया था। साइक्लिक कन्फर्मर को हम
इस बार जो है जब डिस्कस मैं कर रहा हूं तो पूरा डिटेल में साइक्लिक कन्फर्मर को भी पढ़ेंगे। तो अब देखो बात आती है कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल है उनमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन साइक्लिक कन्फर्मर में बॉन्ड एंगल में चेंज एराइज होता है। साइक्लिक कन्फर्मर में बॉन्ड एंगल में चेंज एराइज होता है। हाँ चलो मैं रिपीट कर देता हूं। इन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या इन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म various bond length and bond angle remains unaffected except cyclic conformers। अगर साइक्लिक कन्फर्मर को कंसिडर किया जाए तो साइक्लिक कन्फर्मर में जो बॉन्ड एंगल है उसमें चेंज एराइज होता है। तो अब देखो बात आती है बेटा कि कन्फर्मेशनल आइसोमर को अगर देखें तो कितने टाइप के कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑब्जर्व होते हैं। तो लिखो टाइप ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, टाइप ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, टाइप ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या टाइप ऑफ कन्फर्मर भी बोल सकते हो। तो इसमें लिखो कन्फर्मर्स आर मेनली क्लासिफाइड, कन्फर्मर्स आर मेनली क्लासिफाइड, conformers are mainly classified into three categories. Conformers are mainly classified into three categories. Number one, eclipsed conformation. Eclipsed conformation, लिखो eclipsed conformation के बारे में। लिखो in this type of conformational isomerism, in this type of conformational isomerism, distance between corresponding atoms or groups, distance between corresponding atoms or groups, distance between corresponding atoms or groups will be minimum, तो इस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में करस्पॉन्डिंग एटम्स और ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम रहता है। ठीक है, तो अब जैसे देखो अगर हमने कंसीडर किया इथेन मॉलिक्यूल को, अगर इथेन मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं लिख लो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, in this type of conformational isomerism, distance between corresponding atoms or groups, distance between corresponding atoms or groups will be minimum, distance between corresponding atoms or groups will be minimum। ठीक है,
तो अब उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लो हमने इथेन को कंसिडर किया। अब इथेन मॉलिक्यूल का अगर हम इक्लिप्स कन्फर्मेशन ड्रॉ करें तो इस कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो प्रोजेक्शनल फॉर्मूला को यूज किया जाता है। दो प्रोजेक्शंस इसके लिए डिफाइंड है। एक प्रोजेक्शन है जहां पे हम जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग रखते हैं। पहला वाला जो प्रोजेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें ऑब्जर्वर को हम कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग रखते हैं, और ऐसी सिचुएशन में हमें इस मॉलिक्यूल का फ्रंट व्यू मिलेगा। यहां से हमें मॉलिक्यूल का फ्रंट व्यू मिलेगा, और फ्रंट व्यू वो प्रोजेक्शनल फॉर्मूला जिसमें हम मॉलिक्यूल का फ्रंट व्यू को ऑब्जर्व करते हैं उसको इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। इसको हम इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन किसी भी मॉलिक्यूल का फ्रंट व्यू को बताता है। नहीं, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन नहीं, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के लिए तो हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको बेटा बोलते हैं फ्रंट व्यू। जो हमें प्रोजेक्शन बताता है उसको बोलते हैं बेटा न्यूमेन्स प्रोजेक्शन। न्यूमेन्स प्रोजेक्शन, NEWMANN, न्यूमेन्स प्रोजेक्शन। मॉलिक्यूल का फ्रंट व्यू हमें बताता है न्यूमेन्स प्रोजेक्शन। ठीक है, न्यूमेन्स प्रोजेक्शन जो है मॉलिक्यूल का फ्रंट व्यू बताता है। यहां पे जो ऑब्जर्वर होगा वो हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग खड़ा होगा। जबकि दूसरा जो प्रोजेक्शन हम कंसीडर करते हैं इसको हम साइड व्यू बोलते हैं। साइड व्यू, साइड व्यू को डिफाइन करता है सा हॉर्स प्रोजेक्शन। सा हॉर्स प्रोजेक्शन, सा हॉर्स प्रोजेक्शन ये मॉलिक्यूल का साइड व्यू को बताता है, जबकि न्यूमेन्स प्रोजेक्शन हमें मॉलिक्यूल का फ्रंट व्यू को बताता है। मॉलिक्यूल का फ्रंट व्यू को न्यूमेन्स प्रोजेक्शन डिफाइन करता है, और मॉलिक्यूल का साइड व्यू को सा हॉर्स प्रोजेक्शन डिफाइन करता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। साइड व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय सा हॉर्स प्रोजेक्शन। Side view of the molecule is given by Sa Horse projection, whereas front view of the molecule, side view of the molecule is given by Sa Horse projection, whereas front view of the molecule is given by Newman's projection. Front view of the molecule is given by Newman's projection. ठीक है, मॉलिक्यूल का फ्रंट व्यू को न्यूमेन्स प्रोजेक्शन और साइड व्यू को सा हॉर्स प्रोजेक्शन डिफाइन करता है। तो अब मैं इथेन का इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बना रहा हूं न्यूमेन्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में भी और सा हॉर्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में भी। सबसे पहले इसका सा हॉर्स प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। ये हो गया कार्बन कार्बन बॉन्ड, इथेन। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, एक हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है, फ्रंट कार्बन से अटैच एक हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है, और बैक कार्बन से अटैच हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है। फ्रंट कार्बन से अटैच एक हाइड्रोजन इधर लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से बैक कार्बन से अटैच हाइड्रोजन यहां लाई कर रहा है।
इसी तरीके से फ्रंट कार्बन से अटैच एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, और ऐसे ही बैक कार्बन से अटैच हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट। तो ये इथेन मॉलिक्यूल का इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इथेन मॉलिक्यूल का न्यूमेंस प्रोजेक्शन के टर्म्स में। तो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ये न्यूमेंस प्रोजेक्शन नहीं, ये साइड व्यू बता रहा है, इसको साहॉर्स प्रोजेक्शन बोलेंगे। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इन टर्म्स ऑफ साहॉर्स प्रोजेक्शन, साहॉर्स प्रोजेक्शन। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इन टर्म्स ऑफ साहॉर्स प्रोजेक्शन। अब इसी का न्यूमेंस प्रोजेक्शन ड्रॉ करते बेटा। देखो यहां पे हम एक कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं, आप इसको फ्रंट कार्बन बोल सकते हो, और इससे एक बॉन्ड के थ्रू बैक कार्बन अटैच है। फ्रंट कार्बन ने बैक कार्बन को कवर कर रखा है, इसलिए आपको बैक वाला कार्बन नहीं दिखाई पड़ेगा, सिर्फ फ्रंट कार्बन दिखाई पड़ेगा। अब फ्रंट कार्बन से एक हाइड्रोजन देखो इधर ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, तो उसी हाइड्रोजन को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से फ्रंट कार्बन से अटैच एक हाइड्रोजन इधर लाई कर रहा है। मैं सेम कलर यूज कर रहा हूं जो मैंने इधर दिखाया हुआ साहॉर्स प्रोजेक्शन में, उसी को इधर न्यूमेंस प्रोजेक्शन में भी यूज कर रहा हूं। ये तो फ्रंट कार्बन से अटैच तीनों हाइड्रोजन को हमने रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से बैक कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो विजिबल नहीं होंगे, तो इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट। इसी तरीके से बैक कार्बन से अटैच एक हाइड्रोजन इधर लाई कर रहा है। ऐसे ही एक हाइड्रोजन जो बैक कार्बन से अटैच है वो इधर लाई कर रहा है। तो ये है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन in terms of Newman's projection. Newman's projection. ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेंस प्रोजेक्शन है, जिसमें हम मॉलिक्यूल का फ्रंट व्यू को देख रहे हैं, और ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इन टर्म्स ऑफ साहॉर्स प्रोजेक्शन है, जिसमें हम मॉलिक्यूल का साइड व्यू को देख रहे हैं। ठीक है, ए साइक्लिक कन्फर्मेशंस की अगर हम बात करें तो ए साइक्लिक कन्फर्मेशंस के लिए ज्यादातर न्यूमेंस प्रोजेक्शन ही ड्रॉ किया जाता है। ए साइक्लिक कन्फर्मेशन के लिए मोस्टली न्यूमेंस प्रोजेक्शन को ही हम कंसीडर करते हैं। तो ये बात हो गई बेटा इक्लिप्स कन्फर्मेशन की। इसमें आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंग एटम ये है, ये करस्पॉन्डिंग एटम है, और इन करस्पॉन्डिंग एटम के बीच का डिस्टेंस यहां पे सबसे कम होता है। ठीक है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एटम के बीच का डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है।
तो अब आप सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो, नंबर टू स्टैगर्ड कंफर्मेशन। स्टैगर्ड कंफर्मेशन, इसके बारे में लिखो, स्टैगर्ड कंफर्मेशन के बारे में लिखो। टाइप ऑफ कंफर्मेशनल आइसोमर्स, टाइप ऑफ कंफर्मेशनल आइसोमर्स, टाइप ऑफ कंफर्मेशनल आइसोमर्स in which distance between corresponding atom or group, type of conformational isomers in which distance between corresponding atom or group will be maximum are called staggered conformation. Will be maximum are called staggered conformation. Will be maximum are called staggered conformation. तो अगर staggered conformation को हमें ड्रॉ करना है साहॉर्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में, तो देखो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा स्टैगर्ड कंफर्मेशन का। ये दोनों कार्बन हो गए और फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मान लो यहां पे लाई कर रहा है, तो बैक कार्बन वाला हाइड्रोजन जो इसी के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन है वो इधर लाई करेगा, इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा बेटा। इसी तरीके से फ्रंट कार्बन से अटैच एक हाइड्रोजन इधर लाई कर रहा है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो बैक कार्बन पे प्रेजेंट है वो यहां लाई करेगा। इसी तरीके से फ्रंट कार्बन पे प्रेजेंट एक हाइड्रोजन इधर लाई कर रहा है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो बैक कार्बन पे है वो यहां लाई करेगा। अब आप अगर देखोगे तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन क्या है, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन यहाँ पे आप इन हाइड्रोजन को बोलोगे, ये हाइड्रोजन, ये करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन, ऐसे ये वाले हाइड्रोजन करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, ये डायगोनली अपोजिट है। अगर हम इसी को, ये तो हो गया स्टैगर्ड कंफर्मेशन इन टर्म्स ऑफ, स्टैगर्ड कंफर्मेशन इन टर्म्स ऑफ साहॉर्स प्रोजेक्शन। इसी तरीके से स्टैगर्ड कंफर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमैन्स प्रोजेक्शन को भी ड्रॉ करेंगे। तो अगर न्यूमैन्स प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ करते हैं बेटा, तो देखो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा, एक हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन पे जो प्रेजेंट है वो इधर ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, इसी के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो बैक कार्बन पे प्रेजेंट है वो नीचे की तरफ लाई करेगा। ये वाला जो हाइड्रोजन हमने दिखाया हुआ है, ये हाइड्रोजन बेसिकली ये है साहॉर्स प्रोजेक्शन में, और ये वाला हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से फ्रंट कार्बन पे प्रेजेंट एक हाइड्रोजन इधर लाई कर रहा है, इसी के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो बैक कार्बन पे प्रेजेंट है वो इधर लाई करेगा। ऐसे ही फ्रंट कार्बन का एक हाइड्रोजन इधर लाई कर रहा है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो बैक कार्बन पे प्रेजेंट है वो यहां लाई करेगा। तो ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है
in terms of Newman's projection. ये थोड़ा कलरफुल बनाओगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, करस्पॉन्डिंग एटम्स को आइडेंटिफाई करना आसान होगा। Number 3, skew conformation. SKEW, skew conformation. नोट करो इसके बारे में, लिखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ conformational isomers, infinite number of conformational isomers in which infinite number of conformational isomers in which distance between corresponding atoms or groups, in which distance between corresponding atoms or groups are of intermediate order, are called skew conformation, are called skew conformation. तो जैसा आपने यहाँ पे देखा, जो स्क्यू कन्फर्मेशन होते हैं ये इनफाइनाइट नंबर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक तरीके से अगर आप देखो तो स्क्यू कन्फर्मेशन कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का। तो अगर हम स्क्यू कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करें साहॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में, तो देखो कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये स्ट्रक्चर आपको न तो इक्लिप्स जैसा दिखेगा और न ही ये स्ट्रक्चर स्टैगर्ड जैसा दिखेगा। ये इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने इसका साहॉर्स प्रोजेक्शन बनाया हुआ है, स्क्यू कन्फर्मेशन का साहॉर्स प्रोजेक्शन। और ऐसे आपको बहुत सारे कन्फर्मेशन मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, एक कार्बन को और उससे अटैच ग्रुप को हमने फिक्स कर लिया, दूसरे कार्बन को और उससे अटैच ग्रुप को हम रोटेट करना शुरू करते। तो जैसे फुली इक्लिप्स था, जैसे ही हमने रोटेशन स्टार्ट किया वो स्क्यू बन गया, और फिर क्या, जैसे जैसे हम रोटेट करते जा रहे हैं नए नए स्क्यू फॉर्म बनते जाते हैं।
और फिर थोड़े रोटेशन के बाद जो है आपको एक स्टैगर्ड फॉर्म मिल जाता है। फिर आप स्टैगर्ड को फर्दर रोटेट करते हो, फिर से बहुत सारे इंटरमीडिएट स्क्यू फॉर्म आते हैं, फिर आपको एक इक्लिप्स फॉर्म मिल जाता है। इस तरीके से स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्यू फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्यू फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं। अभी मैं ये सारा अरेंजमेंट आपको मॉडल के थ्रू दिखा देता हूं, एक बार आप थियोरेटिकली समझ लो। तो स्क्यू कंफर्मेशन को अब न्यूमेन्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में ड्रॉ कर रहे हैं। ये फ्रंट कार्बन से अटैच हाइड्रोजन और बैक कार्बन से अटैच हाइड्रोजन दोनों को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसी तरीके से ये फ्रंट कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है और यहाँ पे बैक कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हमने रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही ये फ्रंट कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है और इधर ये बैक कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया। तो ये है स्क्यू कंफर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेन्स प्रोजेक्शन और ये है स्क्यू कंफर्मेशन इन टर्म्स ऑफ साहॉर्स प्रोजेक्शन। देखो बेटा, अब मैं यही सब कुछ आपको इस मॉडल के थ्रू दिखा रहा हूं। ठीक है, और क्लैरिटी के साथ आप इसको ऑब्जर्व कर पाओ उसके लिए देखो, अभी ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर अब देखो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ, कौन सा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको? बोलो भाई। इक्लिप्स कंफर्मेशन, इक्लिप्स दिख रहा है। इक्लिप्स में भी ये फुली इक्लिप्स्ड बोला जाता है। ये इक्लिप्स में भी क्या है बेटा? फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है, ये आपको फुली इक्लिप्स दिख रहा है। इसमें आप जो कैमरे पे आप जैसे देख रहे हो उसमें क्या है, आप, मैं इसकी पोजीशन को अगर थोड़ा सही करके देखूं तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे फ्रंट कार्बन दिख रहा है और फ्रंट कार्बन से अटैच तीनों ग्रुप दिख रहे हैं, बैक कार्बन से अटैच ग्रुप नहीं दिख रहा है। यही फुली इक्लिप्स्ड है बेटा, या इसी को आप इक्लिप्स्ड बोल सकते। ठीक है, आप देखो क्या है, हमने फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स कर दिया, इससे अटैच ग्रुप को फिक्स कर दिया, ठीक, इसको फिक्स कर दिया, और अब बैक कार्बन से अटैच ग्रुप को हम रोटेट करना शुरू करते हैं। देखो ये रोटेट कर रहे हैं। अब ये जो रोटेशन पे क्या हो रहा है, रोटेशन पे ये जो बीच के अरेंजमेंट आपको दिख रहे हैं,
ये सब क्या है, ये बेटा स्क्यू है, ये स्क्यू फॉर्म है। और अभी देखो ये है एक स्टैगर्ड फॉर्म। अब देखो ये एक स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड कैसे है, आप देखो इसके अपोजिट ये व्हाइट कलर वाला एटम दिख रहा है, उसी तरीके से इसके अपोजिट ये वाला स्फीयर के अपोजिट ये रेड कलर वाला स्फीयर दिख रहा है, ठीक। और इसी तरीके से रेड कलर वाले के अपोजिट ये व्हाइट कलर वाला स्फीयर दिख रहा है, ये एक स्टैगर्ड है बेटा। तो आप यहां पे देखो, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया था, दिस इज फुली इक्लिप्स्ड, ठीक। अब फुली इक्लिप्स से हमने स्टार्ट किया, रोटेशन शुरू किया, तो ये सब स्क्यू आ रहे हैं, स्क्यू। यहां पे एक स्टैगर्ड आया बेटा, ये जो स्टैगर्ड है, अगर हम इसको देखें, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। थोड़ा सा कैमरे पे सेट करना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे के सारे एटम दिख रहे हैं। अभी जो अरेंजमेंट है उसमें आपको सारे एटम दिखाई पड़ रहे हैं, ऑल 6 एटम्स आर विजिबल, बट आपको सिर्फ एक कार्बन दिख रहा है, बैक वाला कार्बन दिख नहीं रहा। अरे स्टैगर्ड में भी अलग अलग टाइप के स्टैगर्ड होते हैं, ठीक है, इसको गॉच स्टैगर्ड बोलते हैं। ये जो स्टैगर्ड आप देख रहे हो ना, इसको गॉच स्टैगर्ड बोलते हैं। और अगर हम इसको इसी तरीके से रोटेट करें बेटा, तो रोटेट करने पे आप देखो ये स्क्यू फॉर्म के थ्रू एक और इक्लिप्स मिला है, बट ये फुली इक्लिप्स नहीं है, ये भी इक्लिप्स्ड है बेटा, लेकिन ये फुली इक्लिप्स्ड नहीं है, इसको पार्शियली इक्लिप्स्ड बोलेंगे। दिस इज पार्शियली इक्लिप्स्ड। और अगर हम इसी तरीके से इसको रोटेट करते जाएं, तो रोटेट करने पे आपको एक स्टैगर्ड ये भी मिलेगा, ये भी स्टैगर्ड है, एंड दिस इज एंटी स्टैगर्ड। अब आप देखो इसके अपोजिट एग्जैक्टली ऐसा ही स्फीयर आपको दिख रहा है, रेड कलर वाले के अपोजिट ऐसा ही रेड कलर वाला स्फीयर दिख रहा है, व्हाइट कलर वाले के अपोजिट व्हाइट कलर वाला स्फीयर दिख रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंटी स्टैगर्ड, ये एंटी स्टैगर्ड है, ठीक। और अगर हम इसको फिर से रोटेट करें तो आपको एक और इक्लिप्स दिखेगा, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है। देखो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, फुल इक्लिप्स्ड नहीं है। तो ऐसे अगर आप रोटेट करते जाओगे तो रोटेशन में क्या होगा कि जैसे फुली इक्लिप्स से स्टार्ट किया था तो बीच में कुछ स्क्यू फॉर्म आएंगे, स्क्यू फॉर्म के बाद एक गॉच स्टैगर्ड आ जाता है, फिर गॉच स्टैगर्ड से फर्दर रोटेशन को कंटिन्यू करें तो फिर से कुछ स्क्यू फॉर्म आते हैं, और स्क्यू फॉर्म के बाद फिर वहां पे एक पार्शियली इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट आ जाता है, पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर पार्शियली इक्लिप्स से अगर हम फर्दर रोटेट करें तो रोटेट करने पे एक एंटी स्टैगर्ड फॉर्म आ जाता है, स्क्यू फॉर्म के थ्रू एंटी स्टैगर्ड आ जाता है। फिर अगर एंटी स्टैगर्ड से फर्दर हम रोटेट करें तो फिर स्क्यू फॉर्म के थ्रू एक पार्शियली इक्लिप्स्ड आता है, फिर स्क्यू फॉर्म के थ्रू गॉच स्टैगर्ड, और फाइनली फुली इक्लिप्स आता है। तो इस तरीके से पूरी एक साइकिल बनती है, ठीक है, रोटेशन की पूरी एक साइकिल बनती है। तो आप यहाँ पे विजुअलाइज कर पा रहे होगे कि ये था फुली इक्लिप्स्ड, ये फुली इक्लिप्स्ड था, स्टार्ट हमने यहां से किया था। फुली इक्लिप्स्ड को अगर हमने रोटेट करना शुरू किया तो स्क्यू फॉर्म के थ्रू ये बन गया बेटा गॉच स्टैगर्ड, दिस इज गॉच स्टैगर्ड, ये गॉच स्टैगर्ड है। और अगर हम इसको और फर्दर रोटेट करें तो बन जाता है एक पार्शियली इक्लिप्स, बीच में स्क्यू फॉर्म आते हैं, ये पार्शियली इक्लिप्स है, ये पहले वाला इक्लिप्स नहीं है, उससे डिफरेंट है, ठीक है, पार्शियली इक्लिप्स। फिर रोटेट किया हमने तो स्क्यू फॉर्म के थ्रू बन गया एंटी स्टैगर्ड, फिर हमने इसको रोटेट किया तो स्क्यू फॉर्म के थ्रू बन गया बेटा पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, ठीक। फिर से हम इसको रोटेट करें तो स्क्यू फॉर्म के थ्रू बन गया ये देखो गॉच स्टैगर्ड, और फिर अगर हम इसको रोटेट करें तो ये स्क्यू फॉर्म के थ्रू बन गया फुल इक्लिप्स्ड, एक साइकिल पूरी हो गई, ठीक है। तो ये वन साइकिल ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन समझ में आ रहा है सबको? ये जो बीच के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ये सबको समझ में आ रहा है? मैंने लाइव रोटेशन दिखाया आपको, लाइव क्लास में लाइव रोटेशन कन्फर्मेशनल आइसोमर का। तो मैं आपको ये पूरा ऑर्डर जो है यहाँ पे
लिख भी देता हूं किस ऑर्डर में ये पूरा अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। अभी जैसे देखो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कार्बन से जो चारों ग्रुप अटैच है ना, कार्बन से अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये दोनों कायरल सेंटर है। जैसे वो टार्टेरिक एसिड है तो टार्टेरिक एसिड जैसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन से मतलब मॉलिक्यूल के अंदर दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो जैसे अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं CH3 HCl HCl। अब अगर हम यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करते हैं इस बॉन्ड के अबाउट, ये जो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसके अबाउट रोटेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो किस ऑर्डर में पूरा अरेंजमेंट चेंज होगा? देखो सबसे पहले मिलेगा फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स को अगर हम रोटेट करें, कितना रोटेशन? 60 डिग्री। अगर हम इसको 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो बन जाता है बेटा गॉच स्टैगर्ड। बीच में कई सारे स्क्यू फॉर्मर जो स्टैंडर्ड नहीं है, गॉच स्टैगर्ड। फिर हमने इसको रोटेट किया 60 डिग्री रोटेशन, तो 60 डिग्री रोटेशन के बाद ये बन गया बेटा पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड को फिर से अगर हम रोटेट करें, अगर हम इसको फिर से रोटेट करें तो ये बन जाता है फुली नहीं एंटी स्टैगर्ड बन जाता है। एंटी स्टैगर्ड को अगर फर्दर रोटेट करते हैं, हर बार आपको 60 डिग्री का रोटेशन कराना है, तो ये फिर से बन जाता है बेटा एक पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड को अगर हम फर्दर रोटेट करें, पार्शियल इक्लिप्स को फर्दर रोटेट करें तो बन जाता है गॉच स्टैगर्ड। और गॉच स्टैगर्ड को अगर हम फर्दर रोटेट करें तो बन जाता है फुली इक्लिप्स्ड। यहां पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाती। फुली इक्लिप्स से हमने स्टार्ट किया था और फुली इक्लिप्स्ड पे इसको कंप्लीट कर दिया। अगर मैं इनके न्यूमेंस प्रोजेक्शन ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो कुछ इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। CH3 HCl CH3 Cl H, ये है बेटा फुल इक्लिप्स्ड। इसको हमने रोटेट किया। रोटेशन में हम फ्रंट वाला जो कार्बन है और उससे अटैच ग्रुप उसको फिक्स कर रहे हैं और बैक वाला कार्बन और उससे अटैच ग्रुप को रोटेट कर रहे हैं। तो आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन ये अरेंजमेंट मिल जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl। फिर से हमने इसको रोटेट किया 60 डिग्री,
तो यहाँ पे आ गया बेटा Cl, यहाँ पे CH3 आ गया, और यहाँ पे H आ गया, H। ये पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये गॉच स्टैगर्ड। अब देखो, अगर हम इसको फर्दर रोटेट करते हैं, CH3 H Cl CH3 H Cl, दिस इज एंटी स्टैगर्ड। सर ये एंटी स्टैगर्ड। हाँ बोलो। आपने सेकंड वाले में एच और सी एल की पोजीशन उल्टी नहीं मार्क कर दी? यस सर। एक मिनट, हाँ सही बोल रहे हो। गलत हो गया ये। CH3 यहाँ आया, Cl यहाँ आएगा, यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Cl होगा, सही है। ClH, तो अगर इसमें गड़बड़ हुआ है तो फिर तो यहाँ भी गड़बड़ हुआ होगा। यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, और ये सही बन गया। तो ये हो गया गॉच स्टैगर्ड, और ये हो गया पार्शली इक्लिप्स्ड, और ये हो गया एंटी स्टैगर्ड। इसी तरीके से अगर हम इसको फिर से रोटेट करें, CH3 H Cl, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे आ जाएगा बेटा H, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। एक और पार्शियली इक्लिप्स्ड बन गया, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है। और अगर हम इसको फिर से रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने पे यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, एक स्टैगर्ड फॉर्म बनेगा, और इस स्टैगर्ड फॉर्म में CH3 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा H, और इधर आ जाएगा बेटा Cl। ये हो गया गॉच स्टैगर्ड, गॉच स्टैगर्ड। और फिर से अगर हम इसको रोटेट करें, तो रोटेशन के बाद ये मिल जाएगा फुली इक्लिप्स्ड। ये पैटर्न।
तो आप इसमें एक चीज दे सकते हो कि जो दो गॉच स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है, जो दो गॉच स्टैगर्ड फॉर्म हम कंसीडर कर रहे हैं, गॉच स्टैगर्ड फॉर्म का अरेंजमेंट दोनों में एक जैसा ही है कि नहीं? आप देखो ये दोनों मिथाइल जितने एंगल पे है 60 डिग्री पे दिख रहे हैं, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री पे दिख रहे हैं। ये दोनों क्लोरीन 60 डिग्री पे दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन 60 डिग्री पे दिख रहे हैं। ये दोनों हाइड्रोजन 60 डिग्री पे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 60 डिग्री पे है। लेकिन जरा पार्शियली इक्लिप्स देखो, पार्शियली इक्लिप्स में क्या है, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है, इसमें यहाँ पे मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन के पीछे मिथाइल है। दूसरा पार्शियली इक्लिप्स यहाँ पे है, इसमें आप क्या दिख रहे हो, मिथाइल के पीछे क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन के पीछे मिथाइल और यहाँ मिथाइल के पीछे क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल, HCl। तो अगर देखा जाए स्टेबिलिटी वाइज, तो स्टेबिलिटी वाइज ये दोनों पार्शियली इक्लिप्स्ड इक्वली स्टेबल हैं और उसी तरीके से स्टेबिलिटी वाइज दोनों गॉच स्टैगर्ड इक्वली स्टेबल है। बाकी इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स की एनालिसिस करनी होगी। तो अब मैं अगला कॉन्सेप्ट वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको पैटर्न बताया कि जब हम फ्री रोटेशन को परफॉर्म करते हैं तो फ्री रोटेशन को परफॉर्म करने पे अरेंजमेंट इस तरीके से चेंज होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन चाहे वो फ्रंट वाला हो या बैक वाला हो, वो कार्बन और उससे अटैच ग्रुप को फिक्स कर दो और दूसरे कार्बन और उससे अटैच ग्रुप को आप रोटेट करते जाओ। कितना रोटेशन, 360 रोटेशन कराना है। तो 360 रोटेशन में जितने डिफरेंट अरेंजमेंट ऑब्जर्व होंगे वो सारे अरेंजमेंट ड्रॉ करने होते हैं। लेकिन स्क्यू फॉर्म जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, तो स्क्यू फॉर्म को हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म ही ड्रॉ करने हैं, स्क्यू फॉर्म को ड्रॉ नहीं करना है। अब आप लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर। Factors affecting stability of conformational isomer. Factors affecting stability of conformational isomer. इसमें नोट करो, लिखो their stability depends upon following 5 factors. Following 5 factors. 5 फैक्टर्स पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। नंबर 1, एंगुलर स्ट्रेन। एंगुलर स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन, इसके बारे में लिखो एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल, एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल, that is tetrahedral angle. Any deviation from normal bond angle, that is tetrahedral angle, creates any deviation from normal bond angle, that is tetrahedral angle, creates angular strain inside the molecule. Creates angular strain inside the molecule. आगे लिखो angular strain is observed. Angular strain is observed
angular strain is observed only in case of cyclic compound. Angular strain is observed only in case of cyclic compound. Where it is measured in terms of angle of deviation. Where it is measured in terms of angle of deviation. तो बोल रहे हैं कि एंगुलर स्ट्रेन हमेशा साइक्लिक कंपाउंड में ऑब्जर्व होता है और एंगुलर स्ट्रेन को हमेशा एंगल ऑफ डेविएशन के टर्म्स में मेजर किया जाता है। इसको हमें एंगल ऑफ डेविएशन के टर्म्स में मेजर करना है। ठीक है, एक और बात नोट करो, लिखो, एंगुलर स्ट्रेन इज द मोस्ट डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर। एंगुलर स्ट्रेन is the most destabilizing factor for a conformational isomer. Angular strain is most destabilizing factor for a conformational isomer. अगर हम conformational isomer को कंसीडर करें तो उनके लिए सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर एंगुलर स्ट्रेन ही होता है। अब जरा देखो बेटा, एंगुलर स्ट्रेन को कैसे एनालाइज करेंगे। जैसे देखो, अगर हम प्रोपेन मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, ये प्रोपेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 कार्बन, टर्मिनल कार्बन से 3 हाइड्रोजन और सेंट्रल कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये प्रोपेन मॉलिक्यूल है। अब देखो, अगर हम प्रोपेन को साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अभी यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आपको दिखेगा, ये वाला एंगल जो आप देख रहे हो, दिस इज टेट्राहेड्रल एंगल, ये टेट्राहेड्रल एंगल है। हम चाहते हैं कि प्रोपेन को साइक्लोप्रोपेन बना दिया जाए। अब हम इसको साइक्लोप्रोपेन बनाना चाहते हैं, तो देखो, साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। तो 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिया, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिया, और हमने क्या किया बेटा, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो कार्बन है, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि जब हमने प्रोपेन को साइक्लोप्रोपेन बनाया, तो यहां पे जो एंगल है, ये एंगल बदल गया है। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ दो, एक बॉन्ड को आप यहां से तोड़ दो, और फिर आप देखो कि ये एंगल कैसे चेंज होता है अगर हम इस बॉन्ड को यहां से ओपन करते हैं। ये बॉन्ड हमने, देखो, जैसे ही हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो है वो खुल जाता है।
यहाँ पे एंगल बढ़ जाता है, मतलब टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री, जबकि जब ये साइक्लोप्रोपेन बनेगा तो यहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाता है, जैसा इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है। तो 109.5 डिग्री से हम इसका स्ट्रक्चर को, इसका एंगल को बदल करके कहां ला रहे हैं, 60 डिग्री पे ला रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन डेवलप होगा, और वो एंगुलर स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन को मोस्ट अनस्टेबल साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है उनमें होता है। की बात करें तो साइक्लोएल्केन में सबसे अनस्टेबल साइक्लोएल्केन साइक्लोप्रोपेन को ही बोलते हैं, और उसके पीछे एंगुलर स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आप इसको यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे देखो एक कार्बन यहां पे है, एक कार्बन यहां पे है, और एक कार्बन यहां पे। ये 3 कार्बन हमने कंसिडर किया है साइक्लोप्रोपेन के, प्रोपेन के, जब वो एसाइक्लिक है। अब हम इसको बनाना चाहते हैं साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन को थोड़ा इधर लाना पड़ेगा, इसको थोड़ा इधर लाना पड़ेगा, तब ये बॉन्डिंग रेंज में आएंगे और इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा डेविएट कर दो, इनको हमने स्लाइटली डेविएट कर दिया। अब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा यहां पे। अब आप देखो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बेटा, ये एंगल है इस एंगल को अगर आप देखो तो इसको अगर हम θ1 से रिप्रेजेंट करें तो θ1 इज 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। और ये एंगल अगर आप देखो, इसको हम यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इधर जो एंगल को मैं डिफाइन कर रहा हूं, इधर वाला एंगल, और ऐसे ही यहां पे जो एंगल बन रहा है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो थीटा यहां पे बेटा, थीटा इज इनर बॉन्ड एंगल, इनर बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोएल्केन। ये है टेट्राहेड्रल एंगल जो हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, एंड डी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये डी है। θ1 टेट्राहेड्रल एंगल है 109.5 डिग्री, थीटा इनर बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोएल्केन, और डी इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप यहां पे देख सकते हो जो θ1 है, θ1 इज इक्वल टू थीटा प्लस 2d। देखो थीटा ये है, ये d है और ये d है, तो थीटा में d प्लस d को ऐड कर दे तो टेट्राहेड्रल एंगल मिल जाएगा। तो θ1 इज इक्वल टू थीटा प्लस 2d। तो यहां से अगर आप देखो तो d इज इक्वल टू θ1 माइनस थीटा बाई 2, θ1 माइनस थीटा बाई 2, या हम इसको लिख सकते हैं 109.5 माइनस थीटा बाई 2, ये है एंगल ऑफ डेविएशन।
ये एंगल ऑफ डेविएशन है। और यहां पे बोल रहा है कि जो एंगुलर स्ट्रेन है, एंगुलर स्ट्रेन is directly proportional to angle of deviation. Angular strain is directly proportional to angle of deviation. जितना ज्यादा angle of deviation होगा, angular strain उतना ज्यादा होगा। यहां पे आप एक बात और नोट कर लो, ये जो मैंने बोला एंगुलर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसके साथ आप मॉड भी लगा लो, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, और डिपेंड करेगा कि थीटा वैल्यू θ1 से बड़ा है या छोटा है। तो आप यहां पे नोट कर लो, लिखो since angle of deviation can be positive, since angle of deviation can be positive as well as negative both, since angle of deviation can be positive as well as negative both, depending upon whether inner bond angle is less than or greater than the tetrahedral angle, less than or greater than the tetrahedral angle. Therefore angular strain is directly proportional to magnitude of angle of deviation. हमें वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एंगल ऑफ डेविएशन के मैग्नीट्यूड से मतलब है, चाहे वो पॉजिटिव साइन के साथ हो या नेगेटिव साइन के साथ हो। अगर एंगल ऑफ डेविएशन मान लो +20 डिग्री है एक केस में और एक केस में -20 डिग्री है, तो दोनों की वजह से इक्वल एंगुलर स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, इसके पीछे वजह ये होती है, आप इसको यहां से समझो, जैसे मान लो ये टेट्राहेड्रल एंगल है, दिस इज टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, मतलब सिस्टम ये इस एंगल पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप इस एंगल को कम करते हो तब भी एंगुलर स्ट्रेन डेवलप होगा, और अगर आप इस एंगल को बढ़ाते हो तब भी एंगुलर स्ट्रेन डेवलप होगा। ये जो एंगल है, जिस एंगल पे ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, यानी कि टेट्राहेड्रल एंगल, उससे एंगल को अगर आप बढ़ाते भी हो तब भी एंगुलर स्ट्रेन डेवलप होगा, और अगर कम करते हो तब भी एंगुलर स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, कम करने पे पॉजिटिव एंगल ऑफ डेविएशन होगा और बढ़ाने पे नेगेटिव एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अगर पॉजिटिव एंगल ऑफ डेविएशन और नेगेटिव एंगल ऑफ डेविएशन का मैग्नीट्यूड बराबर है तो एंगुलर स्ट्रेन बराबर डेवलप होगा। तो आप देखो, यहां पे हम एक थियरी को कंसीडर करते हैं, जो एंगुलर स्ट्रेन का जब डिस्कशन आता है तो उसमें एक थियरी को भी कंसीडर किया जाता है, उसको बेयर्स स्ट्रेन थियरी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो जरा बेयर्स स्ट्रेन थियरी। बेयर्स स्ट्रेन थियरी, BAEYER, बेयर्स स्ट्रेन थियरी। बेयर्स स्ट्रेन थियरी, इसका डिटेल लिखो। According to this theory,
all cyclic compounds are planar. According to this theory, all cyclic compounds are planar. According to this theory, all cyclic compounds are planar, and stability of cyclic compound depends only on angular stream. And stability of cyclic compound depends only on angular stream. तो बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे साइक्लिक कंपाउंड प्लेनर होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सिर्फ एंगुलर स्ट्रीम पे डिपेंड करती है. फिर से नोट कर लो. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी all cyclic compounds are planar. All cyclic compounds are planar, and stability of cyclic compound depends only on angular strain. And stability of cyclic compound depends only on angular strain. तो इस हिसाब से देखो, तो अगर हम साइक्लोप्रोपेन को कंसीडर करते हैं, साइक्लोप्रोपेन, तो यहां पे इनर बॉन्ड एंगल होगा बेटा 60 डिग्री. तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर साइक्लोप्रोपेन में कैलकुलेट किया जाए तो ये आ जाएगा 109.5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2. तो ये 24.75 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन आता है. 24.75 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन आता है जो मैक्सिमम है. अगर साइक्लोब्यूटेन को कंसीडर किया जाए, एजम्पशन के अकॉर्डिंग सारे साइक्लिक रिंग प्लेनर है, तो फिर इसका जो शेप होगा वो एक स्क्वायर जैसा होगा. तो उसमें ये एंगल जो है अगर आप देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री है. तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा 109.5 माइनस 90 बाई 2. तो ये आ जाएगा बेटा 9.75 डिग्री. 9.75 डिग्री. अगर हम साइक्लोपेंटेन को कंसीडर करें, साइक्लोपेंटेन ये साइक्लोपेंटेन है. साइक्लोपेंटेन में ये वाला एंगल अगर आप देखोगे, पेंटागन में ये 108 डिग्री होता है. तो एंगल ऑफ डेविएशन आप निकालोगे 109.5 माइनस 108 बाई 2. तो ये 0.75 डिग्री आ जाता है. इसी तरीके से अगर साइक्लोहेक्सेन को कंसीडर किया जाए, तो यहां पे एंगल अगर आप देखोगे तो ये 120 डिग्री होगा रेगुलर हेक्सागन. तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा बेटा 109.5 माइनस 120 बाई 2. तो ये माइनस 5.25 डिग्री आ जाएगा. तो अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखो, मैग्नीट्यूड वाइज तो सबसे बड़ी वैल्यू एंगल ऑफ डेविएशन के साइक्लोप्रोपेन में और सबसे छोटी वैल्यू साइक्लोपेंटेन में. इसीलिए बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी ये कंक्लूड करती है कि साइक्लिक कंपाउंड्स में साइक्लोपेंटेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. बट ये थ्योरी सही कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे जो एजम्पशन कंसीडर किया गया है उसमें सारे साइक्लिक रिंग को प्लेनर बोला गया है
और स्टेबिलिटी सिर्फ बोला गया कि सिर्फ एंगुलर स्ट्रेन पे डिपेंड करती है, जो कि गलत है। तो आप नोट कर लो, देखो अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थियरी, अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थियरी, cyclopentane is most stable. According to Bayer's strain theory, cyclopentane is most stable as it possesses minimum angular strain. As it possesses minimum angular strain. आगे लिखो, however in reality cyclohexane is most stable. However in reality cyclohexane is most stable. However in reality cyclohexane is most stable. However, in reality, cyclohexane is most stable because among cyclic compounds, only cyclopropane is planar. Only cyclopropane is planar. Other cycloalkane are non-planar. Other cycloalkane are non-planar. आगे लिखो, and stability of cyclic compound. And stability of cyclic compound. And stability of cyclic compound depends not only on angular strain, depends not only on angular strain, but also depends not only on angular strain, but also upon some other factors. Upon some other factors. ठीक है, इसीलिए बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी का जो कंक्लूजन है वो गलत है। रियलिटी में अगर देखा जाए तो सबसे स्टेबल रिंग साइक्लोहेक्सेन होती है, क्योंकि जैसे बोला गया कि बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग सारी रिंग प्लेनर है, यहाँ पे मैंने प्लेनर के करस्पॉन्डिंग ही एंगल ऑफ डेविएशन निकाला हुआ है, जबकि रियलिटी में सिर्फ ये वाली रिंग प्लेनर है, मतलब ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन सही है, बाकी जो एंगल ऑफ डेविएशन हमने कैलकुलेट किया है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज से डिफरेंट होती, क्योंकि ये रिंग प्लेनर नहीं होती। ठीक है, और इनकी स्टेबिलिटी सिर्फ एंगुलर स्ट्रेन के बेसिस पे डिसाइड नहीं होती, बल्कि टॉर्सनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, डायपोल डायपोल रिपल्सन और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे फैक्टर भी इनकी स्टेबिलिटी के लिए कंसीडर किए जाते हैं। और ये फैक्टर्स साइक्लोहेक्सेन को सबसे ज्यादा स्टेबल बनाते हैं, इसलिए रियल सेंस में सबसे स्टेबल रिंग साइक्लोहेक्सेन है। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बेयर्स स्ट्रेन थियरी के अकॉर्डिंग सबसे स्टेबल रिंग कौन सी है, तो आप बोलोगे साइक्लोपेंटेन। बेयर्स स्ट्रेन थियरी के अकॉर्डिंग सबसे स्टेबल रिंग साइक्लोपेंटेन है, बट रियलिटी में सबसे स्टेबल रिंग साइक्लोहेक्सेन है। तो ये तो मैंने एक फैक्टर के बारे में बताया, वो है एंगुलर स्ट्रेन, जो कि ए साइक्लिक कंपाउंड में ऑब्जर्व ही नहीं होता, ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड में ऑब्जर्व होता है। अब बात आती है दूसरे फैक्टर्स की। तो सेकंड फैक्टर हम स्टेबिलिटी के लिए जो कंसीडर करते हैं वो है टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन
इसका डिटेल लिखो बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन का डिटेल लिखो। बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ, bond pair repulsion present in surrounding of, bond pair repulsion present in surrounding of two different central atom, bond pair repulsion present in surrounding of two different central atom creates torsional strain inside a molecule, creates torsional strain inside a molecule. आगे लिखो, it is a destabilizing factor, it is a destabilizing factor for a conformational isomer, it is a destabilizing factor for a conformational isomer. तो conformational isomer के लिए ये एक destabilizing factor है। देखो बेटा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ पे हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं? अरे एक डिस्कशन स्टार्ट किया, उसको क्यों अधूरा छोड़ रहा है भाई? देखो, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर कंसीडर किया है, अब इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो, ये वाले स्ट्रक्चर में एक ये बॉन्ड पेयर है बेटा, कार्बन और ये ग्रीन कलर वाला जो एटम है, इसके बीच में एक बॉन्ड पेयर है। और उसी तरीके से एक बॉन्ड पेयर ये है, ये देखो, ये दो कार्बन के बीच में बॉन्ड पेयर है। अब अगर आप इस बॉन्ड पेयर को देखो, ये कार्बन बॉन्ड पेयर और ये कार्बन और ग्रीन कलर वाले एटम के बीच में जो बॉन्ड पेयर है, ये दोनों बॉन्ड पेयर एक ही कार्बन के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, मतलब एक ही सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट। आप इस सेंट्रल एटम को देखो, ये सेंट्रल एटम, इससे अटैच है ये वाला ग्रीन कलर वाला एटम, और इसी से अटैच है ये कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर सेम सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो इनके बीच में जो रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्सन होगा, उसको हम टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन हमेशा डिफरेंट सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट बॉन्ड पेयर रिपल्सन को बोला जाता है। तो अगर आप ये वाला बॉन्ड पेयर को ले लो, ये बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये दो अलग अलग सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट बॉन्ड पेयर्स है, तो इनके बीच का रिपल्सन को हम टॉर्सनल स्ट्रेन बोलेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ लो। जैसे एक कार्बन यहां है और एक कार्बन यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे एक एटम X अटैच है, यहां पे एक एटम Y अटैच है। ठीक है, अब देखो, एक बॉन्ड पेयर बेटा यहां लाई कर रहा है और एक बॉन्ड पेयर यहां पे लाई कर रहा है और एक बॉन्ड पेयर यहां पे लाई कर रहा है। अब देखो, ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, ये टॉर्सनल स्ट्रेन क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों बॉन्ड पेयर इसी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट।
ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर दोनों इसी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट बॉन्ड पेयर्स है, तो इनके बीच का रिपल्सन को हम टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से इस रिपल्सन को भी टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड पेयर भी एक ही सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट। बट ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन है, दिस रिपल्सन क्रिएट्स टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, ये वाला रिपल्सन जो है इसकी वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, बट इसकी वजह से और इसकी वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? कौन सा बॉन्ड पेयर रिपल्सन टॉर्सनल स्ट्रेन क्रिएट करेगा और कौन सा बॉन्ड पेयर रिपल्सन टॉर्सनल स्ट्रेन क्रिएट नहीं करेगा, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इससे एक बात और क्लियर होनी चाहिए आपको कि अगर कोई मॉलिक्यूल मोनोसेंट्रिक है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक ही सेंट्रल एटम है, सिंगल सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो वहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन ऑब्जर्व नहीं होगा। नोट में आप इस बात को लिख लो, टॉर्सनल स्ट्रेन इज नेवर ऑब्जर्व्ड, torsional strain is never observed, torsional strain is never observed in monocentric molecule, in monocentric molecule. It is always observed in polycentric molecule. It is always observed in polycentric molecule. कहने का मतलब यह है कि टॉर्सनल स्ट्रेन आपको मीथेन में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मोनोसेंट्रिक है, एक सेंट्रल एटम है। टॉर्सनल स्ट्रेन आपको अमोनिया के अंदर नहीं दिखेगा। टॉर्सनल स्ट्रेन आपको PCl5 में नहीं दिखेगा। टॉर्सनल स्ट्रेन आपको PCl3 में नहीं दिखेगा, क्योंकि इन सब में एक एक सेंट्रल एटम है। बट टॉर्सनल स्ट्रेन को अगर कंसीडर करें तो टॉर्सनल स्ट्रेन इथेन में मिलेगा, प्रोपेन में मिलेगा, हाइड्रोजीन में मिलेगा। तो जहां पे एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होंगे वहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन ऑब्जर्व होगा, जहां पे एक सेंट्रल एटम होगा वहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट है टॉर्सनल स्ट्रेन के रिगार्डिंग। अगर हम टॉर्सनल स्ट्रेन का ऑर्डर को देखें, इस बात को भी लिख लो, ऑर्डर ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन, ऑर्डर ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन among conformational isomer, order of torsional strain among conformational isomer is, तो ये बॉन्ड पेयर्स देखो जितने पास होंगे बेटा, बॉन्ड पेयर्स जितने क्लोज होंगे रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। तो आप जैसे देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये फुली इक्लिप्स्ड, दिस इज फुली इक्लिप्स्ड। अब फुली इक्लिप्स्ड में अगर आप देखो तो इनका जो सेपरेशन है वो सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन फुली इक्लिप्स्ड में होगा। अगर आप इसको रोटेट करते हो तो ये गॉच स्टैगर्ड है बेटा। अगर आप गॉच स्टैगर्ड को देखो तो इनका सेपरेशन बढ़ गया तो टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो गया। ठीक है, फुली इक्लिप्स्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन मतलब इक्लिप्स्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है और स्टैगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन कम है। और अगर स्क्यू की बात करें तो स्क्यू में टॉर्सनल स्ट्रेन इंटरमीडिएट ऑर्डर का है। तो ऑर्डर ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन अगर देखें तो सबसे ज्यादा होगा इक्लिप्स्ड में, उससे कम होगा स्क्यू में और सबसे कम होगा बेटा स्टैगर्ड में। यहां पे हम सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्सन को कंसीडर करते हैं। वो बॉन्ड पेयर कौन से एटम के बीच में है उससे मतलब नहीं है। इसलिए फुली इक्लिप्स्ड हो या पार्शली इक्लिप्स्ड हो, गॉच स्टैगर्ड हो या एंटी स्टैगर्ड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्सन की बात करें, इसीलिए मैंने इक्लिप्स्ड सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पे फुली या पार्शली नहीं लिखा हुआ, और स्टैगर्ड में भी हमने एंटी या गॉच नहीं लिखा हुआ। तो ये टॉर्सनल स्ट्रेन का ऑर्डर है। तो मैंने आपको
कंफर्मेशनल आइसोमर्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले 2 फैक्टर्स के बारे में बताया है, ठीक है। बाकी 3 फैक्टर्स और जो फर्दर एनालिसिस है उसको अब मंडे की क्लास में देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट होना है, टेस्ट में कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, ऑप्टिकल तक पूछा जाएगा। हाँ, क्या पूछ रहे भाई शोभित? सर ये सिर्फ एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच एटम्स में ऑब्जर्व होगा। मैंने अभी बोला ना, हाइड्रोजन में भी ऑब्जर्व होगा। हाइड्रोजन NH2 NH2 इसमें भी ऑब्जर्व होगा। ये पॉलीसेंट्रिक है, ठीक है। ये इथेन में भी ऑब्जर्व होगा, क्योंकि ये पॉलीसेंट्रिक है। बट ये PCl5 में नहीं ऑब्जर्व होगा, क्योंकि PCl5 मोनोसेंट्रिक है। तो ये ऑब्जर्व होगा पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल में। उसमें सेंट्रल एटम जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन हो, वो दूसरे सेंट्रल एटम भी हो सकते हैं। तो जो सेंट्रल एटम है वो सिर्फ एडजेसेंट होंगे या फिर ऑपोजिट अगर किसी में हो तो मोर देन 2 अगर दूसरे भी हो सकते हैं। अगर मतलब जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर्स ही हो, वो अल्टरनेट सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं। अगर वो बॉन्ड पेयर्स बहुत क्लोज आ जाते हैं तो उनकी वजह से भी रिपल्सन हो सकता है, ठीक है। हो गया क्लियर? चलो ठीक है, तो फिर मंडे की क्लास में मैं इस डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा। कोशिश करता हूं कि मंडे को ही कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म फिनिश हो जाए। ट्यूसडे आपका टेस्ट होना है।